So today we will discuss about intestinal amoeba, chapter number 6. इंटेस्टाइनल अमीबा जो कि काफी प्रॉब्लम पैदा करते हैं, अमीबिक डिसेंट्री हो जाती है, कैसे है, क्यों है, ये सारी चीजों को हम लोग समझेंगे और जानेंगे इस चैप्टर में। बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है और इसमें लाइफ साइकिल भी थोड़ा बहुत समझेंगे और अमीबा का मॉर्फोलॉजी को भी समझेंगे। ठीक है। इंटेस्टाइनल अमीबा एक पैरासाइट है जो कि यूनिसेल्यूलर प्रोटोजोअन पैरासाइट होता है। इंसान के इंटेस्टाइन में ये रहते हैं, खास करके लार्ज इंटेस्टाइन में। और इनकी बहुत सारी स्पेशीज ऐसी होती है जो बीमारियां पैदा कर देती है, और इनकी बहुत सारी ऐसी स्पेशीज होती है जो बीमारी पैदा नहीं करती। तो जो बीमारी पैदा करने वाली स्पीशीज होती है वो पैथोजेनिक नेचर के होंगे, और जो बीमारी नहीं पैदा करेंगे वो ऑब्वियसली नन पैथोजेनिक नेचर के होंगे। ठीक है। तो मेडिकल इंपॉर्टेंस जो इंटेस्टाइनल अमीबा का है कि ये इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन पैदा तो करते हैं, और वो इन्फेक्शन होने के बाद ऐसा भी हो सकता है कि वो इन्फेक्शन से किसी तरह के सिम्टम नजर ना आए। बीमारी है लेकिन कंडीशन इज एसिम्प्टोमेटिक। ठीक है। तो एसिम्प्टोमेटिक कोलोनाइजेशन हो सकता है, लेकिन वहां से लेकर के सिम्टम तक भी पहुंचता है, और सिम्टम कुछ सीवियर भी होता है, और इतना सीवियर कि उसमें डिसेंट्री और एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल कॉम्प्लिकेशन देखा जाता है। एक्यूरेट आइडेंटिफिकेशन करना इंटेस्टाइनल अमीबा का बहुत ज्यादा जरूरी होता है ना। और ये पता करना भी जरूरी होता है कि वो पैथोजेनिक पैरासाइट से ही हुआ है। ठीक है। इसलिए कि जो पैथोजेनिक पैरासाइट हो या नन पैथोजेनिक पैरासाइट हो, है ना, दोनों स्पेशीज लगभग सिमिलर अपीयर होते हैं माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में। ठीक है। लेकिन ये दोनों में क्लिनिकल सिग्निफिकेंस में बहुत ज्यादा अंतर है, यानी कि जो पैथोलॉजिक हो गए उसका क्लिनिकल कॉम्प्लिकेशंस पेशेंट के साइन एंड सिम्टम को कोरिलेट किया किया जाता है, और उसके बाद फर्दर ट्रीटमेंट चलता है। अमीबा को समझना, इंटेस्टाइनल अमीबा को समझना एक मेडिकल प्रोफेशनल के लिए या एलाइड हेल्थ स्टूडेंट के लिए बहुत जरूरी है। अगर इसको समझे हुए हैं तो इसकी प्रॉपर डायग्नोसिस होती है, इसका प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन जब हो जाता है तो डॉक्टर उनकी ट्रीटमेंट करते हैं। डायग्नोसिस कौन करते हैं? तो लैब टेक्नीशियंस जो होते हैं वो सबसे पहले क्या करते हैं कि वो फाइंड करते हैं कि ये फीकल मैटर में अवेलेबल है कि नहीं। दूसरा चीज कि इसकी डायग्नोसिस या उनके दिए हुए रिपोर्ट को पैथोलॉजिस्ट उसका प्रॉपर डायग्नोसिस करते हैं, फर्दर फिजिशियन ट्रीटमेंट करते हैं, और साथ में प्रिवेंशन बहुत ज्यादा जरूरी है। ये प्रिवेंशन जो टर्मिनोलॉजी है ये सारे लोगों के लिए है, इसके लिए डॉक्टर होने की जरूरत नहीं है। अगर इस चैप्टर को पढ़ लेते हैं तो आप प्रिवेंशन भी कर सकते हैं, प्रिकॉशन ले सकते हैं, साफ सफाई को मेंटेन कर सकते हैं। तो प्रिवेंशन इज
बेटर देन क्योर, तो क्योर की जरूरत ही नहीं पड़े। एंड प्रिवेंट अननेसेसरी थेरेपी, इस तरीके से अननेसेसरी थेरेपी से बचा जा सकता है। ठीक है, इसलिए कोई भी ड्रग होती है ना, जिसको हम लोग दवा कहते हैं, उसका भी कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट्स होता ही है। तो कोशिश करे आदमी के कॉन्टामिनेटेड वाटर और फूड से बचे। ठीक है, और अगर बचेगा तो इस तरह का प्रॉब्लम होगा ही नहीं। लेकिन अगर होता है तो फिर सही दवा लेने के बाद फिर से प्रिकॉशंस में आ जाए कि फिर फर्दर ऐसा प्रॉब्लम ना हो। जनरल कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है इंटेस्टाइनल अमीबा की? इंटेस्टाइनल अमीबा यूनिसेल्यूलर प्रोटोजोआ ऑर्गेनिज्म है, जैसा कि आप लोग सब जान रहे हैं। और ये ह्यूमन इंटेस्टाइन में मौजूद होता है, खास करके लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में ये मौजूद होता है। ये जिस ग्रुप से बिलोंग करता है उसको हम लोग सार्कोडीना कहते हैं, जो कि प्रीवियस चैप्टर्स में आपने पढ़ा है। क्यों इसको कहते हैं? क्योंकि इसमें अमीबॉइड मूवमेंट होता है, इसमें स्यूडोपोडिया मौजूद होता है। ये जो ऑर्गेनिज्म होता है, ये पैथोजेनिक भी हो सकता है, नॉन पैथोजेनिक कमेंस कमेंसल्स। तो यहाँ पर कमेंसल्स का मतलब क्या होता है? वही हुआ कि कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म जो होस्ट के अंदर मौजूद तो है, लेकिन उसकी वजह से किसी तरह का पैथोलॉजी नजर नहीं आ रहा है। यानी उससे कोई बीमारी नहीं होती है, ना उससे कोई बेनिफिट होता है, ना उससे, ना वो बीमारी पैदा कर रहा है, ना उससे कोई लाभ हो रहा है। तो उस कंडीशन को हम लोग कह सकते हैं कोमेंसल्स। ठीक है, तो नॉन पैथोजेनिक कोमेंसल्स। लाइफ साइकिल इंटेस्टाइनल अमीबा की बहुत ही सिंपल और दो स्टेजेस में होती है। एक को हम लोग ट्रोपोजाइट स्टेज कहते हैं और दूसरा सिस्टिक। तो इसका जो ट्रोपोजाइट स्टेज है यही ज्यादा ये इन्फेक्टिव है, और इसकी वजह से इन्फेक्शंस होने का खतरा होता है। ठीक है, इंटेस्टाइनल अमीबिसिस होने के वजह से सिर्फ इनफैक्ट इन इंटेस्टाइन का ही प्रॉब्लम नहीं होता जिससे अमीबिक डिसेंट्री हो। ये क्रोनिक होने पर और भी मामला बढ़ने लगता है, कई जगह पे इन्फेक्शन देखा जा सकता है, जैसे कि हेपेटिक रीजन में भी पहुंचने पर वहां पे प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा, है ना। तो बहुत सारे प्रॉब्लम, किसी को अगर एड्स भी है साथ में तो और भी कॉम्प्लिकेट, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन वाला मामला हो जाता है, क्योंकि उस तरह के आदमी में क्या होता है ना कि इम्यून सिस्टम तो ऐसे ही वीक हो जाता है, तो बड़ा गड़बड़ की बात है ना। और ये जो ट्रोपोजोइट है ये एक्टिव होता है, मोटाइल होता है, उसका उसमें फीडिंग स्टेज होता है इंटेस्टाइन, एंड फीडिंग स्टेज फाउंड इन द इंटेस्टाइन। इसका जो खाने पीने का है और इसका मूवमेंट जो है वो सब इंटेस्टाइन में मौजूद होता है। जबकि सिस्ट जो है ये इन्फेक्टिव और रेसिस्टेंट स्टेज है, यहाँ पे ट्रांसमिशन होता है, लेकिन ये जो सिस्ट है ये बाहर के इन्वायरमेंट से प्रोटेक्टेड रहता है। ये जब रप्चर करेगा, फटेगा, तब इसके अंदर से ट्रोपोजाइट निकलेंगे। इंटेस्टाइनल अमीबा जो है ट्रांसमिशन कैसे होता है? तो इंजेशन होता है सिस्ट से। सिस्ट को अगर कोई इंजेस्ट कर लेता है तो वो तो चला गया कॉन्टामिनेटेड फूड या वाटर के साथ, है ना। और ऐसा कब होगा? जब पुअर सैनिटेशन हो, अनहाइजेनिक कंडीशन हो, इन एडिक्वेट पर्सनल हाइजीन हो। ये सारी चीज एक फेवरेबल कंडीशन बनाती है कि इन्फेक्शन होस्ट के यहाँ आ जाए, यानी कि वेलकम कर रहा होस्ट गंदा होकर के, या गंदगी को में रहकर या गंदा टाइप का खा पी करके वो दावत दे रहा है ना, किसको? तो इंटोमीबा को। अब ज्यादातर इंटोमीबा
इंटेस्टाइनल अमीबा जो होता है वो ल्यूमेन में रहता है इंटेस्टाइन में, तो वो कोई बीमारी बीमारी उस वक्त तक नहीं पैदा करता है। लेकिन जो इंटोमीबा हिस्टोलाइटिका है ना, वो पैथोजेनिक नेचर का होता है। तो उसकी एबिलिटी क्या होती है कि वो इंटेस्टाइन के वॉल के अंदर प्रवेश कर जाता है। इट कैन एबल टू इन्वेड इनसाइड द इंटेस्टाइनल वॉल, और वहां पर टिश्यू को डैमेज करता है और उसके वजह से क्लिनिकल डिजीज डेवलप करती है। एक्यूरेट आइडेंटिफिकेशन इंटेस्टाइनल अमीबा की बहुत ज्यादा जरूरी होती है मेडिकल प्रैक्टिस में, क्योंकि ट्रीटमेंट उसी हिसाब से होगा। पैथोजेनिक स्पीशीज को पहचाना गया और उसके बाद प्रॉपर थेरेपी चली। क्लीन क्लासिफिकेशन ऑफ इंटेस्टाइनल अमीबा, मैंने बार बार बोला, एक हो गया इंटोमीबा हिस्टोलाइटिका, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पैथोजेनिक इंटेस्टाइनल अमीबा होते हैं, जिनकी वजह से अमीबेसिस होती है। और अमीबेसिस की पहचान क्या होता है कि इंटेस्टाइनल अल्सरेशन होगा, अल्सरेशन होगा तो ब्लीडिंग भी होगी, को डिसेंट्री होगा, स्टूल के साथ भी ब्लड आएगा। सीवियर केस में ये एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल रीजन में, जैसे कि मैंने पहले बताया था, एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल रीजन इट मीन्स के लीवर तक पहुंच जाए, कभी कभी अपेंडिक्स अपेंडिसाइटिस को डेवलप करा देता है, ठीक है ना। तो उसके जो एक्स्ट्रा, कह सकते हैं कि एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल रीजन्स, वहां पर जाकर के ये बदमाशी करने लगता है, प्रॉब्लम क्रिएट करने लगता है। नन पैथोजेनिक जो है बढ़िया होता है ना। ये होगा भी, लेकिन इसकी वजह से कोई डिजीज नहीं होती, इसकी वजह से कोई डिजीज नहीं होते। इनके भी कुछ टाइप हैं और उनका सारे का नाम मेंशन्ड है यहाँ पर। अब हम लोग आते हैं जो पैथोजेनिक, उससे मतलब है क्लिनिकल इंपॉर्टेंस है वो, और वो मेडिकल इंपॉर्टेंस है उसका, क्योंकि उसको जो है ट्रीटमेंट के लिए रखा जाता है। तो लाइफ साइकिल हम लोग इंटेस्टाइनल अमीबा का देखते हैं, समझते हैं। देखिए लाइफ साइकिल में बड़ा सिंपल है, दो डिस्टिंक्ट फॉर्म होता है, एक को ट्रोपोजोइड कहते हैं, दूसरा को हम लोग सिस्टिक स्टेज कहते हैं या सिस्ट कहते हैं। तो ट्रोपोजोइट जो होता है वो एक्टिव होता है, मोटाइल होता है, और उसमें फीडिंग फॉर्म, यानी कि वो फीड भी करेंगे, अपना न्यूरिशमेंट भी करेंगे, वो डेवलप भी करेंगे, उनमें बाइनरी फिजन भी होगा, उसमें सीडोपोडिया भी होगा, यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन उनमें होता है। सिस्ट की अगर बात करते हैं तो इन्फेक्टिव और रेसिस्टेंट फॉर्म होता है अमीबा का, वो इन्फेक्शन लग जाता है, यानी कि आया इन्फेक्शन लग गया तो इन्फेक्टिव फॉर्म है, लेकिन उसमें सिम्टोम अभी डेवलप नहीं किया, क्योंकि वो अभी हार्म पैदा नहीं कर रहा है। ये स्फेरिकल शेप का होता है, इसका थिक प्रोटेक्टिव वॉल होता है, और अनफेवरेबल इन्वायरमेंट में भी ये जीवित रह सकता है इसके वॉल के वजह से। सिस्ट पास कर जाता है, फिशेस के जरिए बाहर निकलता है, लेकिन एक बात है कि ये बाहर निकलने के बाद ये ज्यादा समय तक सरवाइव नहीं कर सकता, जब तक इसको होस्ट मिल जाना चाहिए पहले, इसके खत्म होने से पहले, ठीक है। ये वायबल यानी कि जीवित रह सकता है और किसी में इंफेक्शन पैदा करने के लायक रह सकता है, अगर ये फिशेस में है, सॉइल में है, वाटर में है या फूड में है तो, है ना। तो ये जब तक वायबल है ये खतरनाक है। अब कोई बंदा इसको भोजन के जरिए, पानी के जरिए या स्टूल से कोई से किसी तरह भी चला गया, जिस तरीके भी, तो इन्फेक्शन अगर आता है तो वो आदमी इन्फेक्टेड हो जाता है, और उसके बाद अम्यूबेसिस नाम की बीमारी डेवलप कर जाती है ना। तो इंजेस्ट इन्फेक्शन तब होता है जब कोई व्यक्ति इंजेस्ट करता है मैच्योर सिस्ट को, और कॉन्टेमिनेटेड फूड या वाटर के माध्यम से इंटेस्टाइन में ये चला जाता है। उसके बाद एक्ससिस्टेशन होता है। एक्ससिस्टेशन जब होगा तो वो खुल जाएगा और उसके अंदर से
ट्रोपोजोइट्स निकलेंगे और वो इनिशिएट करना स्टार्ट करते हैं इन्फेक्शन को। मॉर्फोलॉजी को अगर देखा जाए, मॉर्फोलॉजी को देखा जाए तो ट्रोपोजोइट, सिस्ट और इनके जो सिस्ट के जो न्यूक्लियस हैं इसको दर्शाया गया यहाँ पे चित्र में। ये एक, इसमें स्यूडोपोडिया भी होता है ना। और इस ये एक सेल है ना, यूनिसेल्युलर एनिमल है। इसके अंदर आप देख रहे हैं कि इंडोसोम है। तो इंडोसोम क्या होता है, इसका काम है कि ये ट्रांसपोर्टर का काम करता है, ठीक है ना। और इंडोसोम एक मेम्ब्रेन देख रहे हैं, इसके चारों तरफ मेम्ब्रेन है ना। और ये जो है इसको हम लोग इसको इंडोसोम कह रहे हैं, यहाँ पे इंडोसोम दिखा रहा है, ठीक है। तो इसमें आउटर मेम्ब्रेन होता है और उसमें कुछ रिसेप्टर होते हैं। जो सब्सटेंस होता है उस रिसेप्टर से आके बाइंड करता है और कुछ सब्सटेंस इंडोसाइटोसिस के माध्यम से इंडोसोम के भीतर चला जाता है, ठीक है। और इसमें क्या क्या हो सकता है, तो हार्मोन हो सकता है, ग्रोथ फैक्टर हो सकते हैं, लिपिड हो सकते हैं, कोलेस्ट्रॉल हो सकते हैं, ये सारी चीज इसमें मौजूद रहेंगे। तो ये ट्रांसपोर्ट ऑफ द इंडो साइट, इंडोस इसके अंदर जो भी चीज मौजूद है उसको ये ट्रांसपोर्ट करने का मदद कर रहा है। नॉट एग्जैक्टली लाइक ब्लड, हम लोग में क्या है, ब्लड ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, तो यहाँ पर इंडोसोम भी जो स्टोरेज का काम भी कर रहा है और बाइंड कर रहा है कुछ सब्सटेंस को, और उसके ट्रांसपोर्टेशन का भी काम करता है, ट्रांसपोर्ट करता है क्या क्या चीज को, प्रोटीन को, लिपिड को, है ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, ये सारी चीज को वो कैरी करता है। अब हम लोग आगे आते हैं तो यहां पर देखते हैं फीडिंग वैक्यूल फिल्ड विथ आरबीसी। तो फीडिंग वैक्यूल के अंदर क्या होता है, जो वो फीड करता है रेड ब्लड सेल को। तो यहाँ पे भी एक मेम्ब्रेन है और इस मेम्ब्रेन के अंदर फीडिंग वैक्यूल के अंदर आरबीसी है, ठीक है ना। और इरिथ्रोफैगोसाइटिक एक्शन के वजह से ये जो आरबीसीज है इसके अंदर जाता है, ठीक है। और ये जो इंजेस्टेड फूड मटेरियल है ये इनक्लोज्ड रहेगा, ये इसके अंदर क्या होगा, इनक्लोज्ड रहेगा। तो इसी को हम लोग कहते हैं फीडिंग वैक्यूल विच इज एक्चुअली फिल्ड विथ आरबीसी, ठीक है, जिसका ये इस्तेमाल करेगा अपने न्यूरिशमेंट के लिए, एनर्जी प्राप्त करने के लिए, ठीक है। और अब आते हैं स्यूडोपोडिया हो गया इसके मूवमेंट के लिए, है ना। सेल मेम्ब्रेन होता है इसका डिस्टिंक्ट। तो इंटोमीबा हिस्टोलाइटिका का दो मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म दिखा रहा है, एक ट्रोपोजोइट जो के सिस्ट से, मैच्योर सिस्ट से बाहर निकला, और एक तो आप सिस्ट देख रहे हैं, दूसरा कि इसके अंदर जो है न्यूक्लियस भी होता है। न्यूक्लियस न्यूक्लियस देख रहे हैं, तो न्यूक्लियस में क्या है, इंडोसोम है, और इंडोसोम के बारे में बता दिया मैंने। और कंडेंस क्रोमेटीन होता है, इसमें कंडेंस किया हुआ क्रोमेटीन होता है। जो इंडोसोम में जो क्रोमेटीन होगा वो जेनेटिक सब्सटेंस होगा जिसमें डीएनए वगैरह मौजूद रहते हैं, ठीक है। इसके अलावा अब आते हैं ट्रोपोजोइट में,
क्या है, ये एक्टिव और मोटाइल फॉर्म है पैरासाइट का। इसका साइज 15 से 30 माइक्रोमीटर होता है। शेप इसका वेरिएबल है ना। इसमें स्यूडोपोडिया मौजूद होता है ना, जैसा कि यहाँ पे स्यूडोपोडिया दिया हुआ है ना। आपको इसमें एक न्यूक्लियस भी मौजूद होता है, ठीक है। और इसकी जो साइज होती है वो 15 से 30 माइक्रोमीटर होती है। साइटोप्लाज्म इसके डिफर दिखाई देते हैं। अगर माइक्रोस्कोपिक देखा जाएगा तो एक्टोप्लाज्म और इंडोप्लाज्म। न्यूक्लियस इसका सिंगल राउंड होगा और उसमें सेंट्रल कैरियोसोम होगा। सेंट्रल कैरियोसोम होगा। तो सेंट्रल कैरियोसोम एक्चुअली में क्या होता है कि उसमें ही क्रोमेटिन मटेरियल होता है। कैरियोसोम में क्या होता है, क्रोमेटिन मटेरियल होता है, जिसकी वजह से वो डेंस हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है न्यूक्लियस सिंगल राउंड होगा और उसमें सेंट्रल कैरियोसोम होगा। सेंट्रल कैरियोसोम क्या होता है कि न्यूक्लियस है राउंड सा। तो उस न्यूक्लियस के बीच में एक सेंट्रल कैरियोसोम होता है, और वो कैरियोसोम किसको कहते हैं, वो क्रोमेटिन मटेरियल होता है, जो एक्चुअली में जेनेटिक होता है। उसके अंदर जो सब्सटेंस पाए जाएंगे वो डीएनए होंगे और उसके एसोसिएटेड प्रोटीन होंगे, ठीक है ना। और ये जेनेटिक मटेरियल को अपने अंदर रखता है, ठीक है। दूसरा कि जो क्रोमेटिड बॉडी की बात होती है, वो क्रोमेटिड बॉडी है ना, उसको हम लोग क्रोमेटिड बार भी कहते हैं। क्रोमेटिड बॉडी को हम लोग क्रोमेटिड बार भी कहते हैं। तो यहाँ पर ये आउटसाइड होगा, न्यूक्लियस के आउटसाइड होगा क्रोमेटिड बॉडी या क्रोमेटिड बार, और वो सिगार शेप का होता है। और उसके अंदर मौजूद होता है आरएनए, जिसको हम लोग कहते हैं राइबोज न्यूक्लिक एसिड, और आरएनपी राइबो न्यूक्लियक प्रोटीन, है ना। और ये सिंथेसिस करने में मदद करता है। क्रोमेटिड बॉडी जो इसमें मौजूद होगा, जो इस फिगर में मेंशन नहीं किया गया है, वो क्रोमेटिड बॉडी सिंथेसिस करता है प्रोटीन को। स्यूडोपोडिया इसमें दिया गया है, जिसकी वजह से ये मूवमेंट करता है। पैथोजेनिक इन्फेक्शन होने के वजह से ट्रोपोजाइट के अंदर जो उसने इंजेस्ट किया रेड ब्लड सेल, वो भी दिखाता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, डायग्नोस्टिक फीचर है इसका। जो डायग्नोसिस किया जाता है तो उसमें पता चलता है। ट्रोपोजाइट रिस्पॉन्सिबल है टिश्यू में इन्वेड करने के लिए और डिजीज का प्रोडक्शन कर देता है। दूसरा हम लोग आते हैं सिस्ट के बारे में। सिस्ट जो है 10 से 15 माइक्रोमीटर का होता है, और सिस्ट के अंदर 4 न्यूक्लियाई होते हैं। हर न्यूक्लियाई में एक कोरियोसोम होता है। क्रोमेटिड बॉडी भी प्रेजेंट होता है, जो कि सिगार शेप का होता है। ग्लाइकोजेन मास होता है, जो इमेच्योर सिस्ट में पाया जाता है। और सिस्ट का जो वॉल होता है वो थिक होता है। क्यों होता है, जैसा मैंने पहले बताया, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से बचाने के लिए। अब हम लोग अगर लाइफ साइकिल ऑफ इंटोमीबा हिस्टोलाइटिका को देखेंगे, तो वहां पर इन्वॉल्विंग ओनली वन होस्ट। तो द लाइफ साइकिल ऑफ इंटोमीबा हिस्टोलाइटिका इज सिंपल एंड डायरेक्ट। ये सिंपल है और डायरेक्ट है। ये सिर्फ और सिर्फ एक ही होस्ट में होता है, जिसको हम लोग ह्यूमन बीइंग कहते हैं। 2 स्टेजेस में होता है, एक तो सिस्ट और दूसरा ट्रोपोजोइट। अब यहाँ पर एक फिगर है जिससे मैच्योर सिस्ट किसी के पेट में जाएगा, जाने के बाद ये ओपन होगा, ओपन होंगे तो ट्रोपोजोइड निकलेंगे। ट्रोपोसाइट अंदर में इंफेक्शन पैदा करेंगे, ठीक है। ये सब की सारी तस्वीर दी गई है, इसको हम एक्सप्लेन कर देते हैं। इन्फेक्शन
जब होता है किसी व्यक्ति को इंटरमीबा हिस्टोराइटिका, तो कॉन्टामिनेटेड फूड वाटर, कई बार रिपीट कर चुके हैं, वो उससे जो है चला गया, क्या जाएगा, सिस्ट जाएगा। जब वो स्मॉल इंटेस्टाइन तक जाएगा तो उसमें एक्स सिस्टेशन होगा। एक्सिस्टेशन इज द कंडीशन व्हेन इट गेट ओपन एंड ऑल द ट्रोपोजोइट रिलीज फ्रॉम इट, व्हेन इट्स वॉल गेट ब्रेक कर जाता है, तो उसमें से जितने भी ट्रोपोजोइट हैं वो बाहर निकलते हैं। ट्रोपोजाइट का ही स्टेज खतरनाक होता है, क्योंकि ये लार्ज इंटेस्टाइन में बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं और बाइनरी फिजन से ये मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर देते हैं लार्ज इंटेस्टाइन में। ठीक है। और जो पैथोजेनिक इन्फेक्शन है ट्रोपोजाइट का, वो घुसने लगता है इंटेस्टाइनल वॉल में और वहां पे अल्सरेशन और डैमेज पैदा करता है। कुछ ट्रोपोजॉइट ब्लड स्ट्रीम में चले जाते हैं और एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल साइट जैसे कि लीवर में चले गए, लीवर में घाव पैदा कर देंगे, एब्सिस कर देंगे। एक चीज होती है जिसको कहते हैं इंसिस्टेशन। ट्रोपोजॉइट जब इंटेस्टाइन के सबसे लोअर पार्ट में जाते हैं, तो उसके बाद वो फाइनली फीकल मैटर के साथ बाहर निकलेंगे, तो उसके पहले वो कवच में चले जाते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं इंसिस्टेशन। जिस समय ये फिर ट्रांसफॉर्म कर जाते हैं सिस्ट में और अपने ऊपर प्रोटेक्टिव वॉल बना लेते हैं, इसलिए कि उनको जाना है अब कहाँ, बाहर के एनवायरनमेंट में जाना है। ये जो सिस्ट है ये फिशेस के साथ बाहर निकल जाता है। सिस्ट सरवाइव करता है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में, है ना। और ये सर्व एज ए सोर्स ऑफ इंफेक्शन टू न्यू होस्ट, और इस तरह ये एक न्यू होस्ट में इंफेक्शन की वजह बनता है। Cyst in the infective stage, trophozoite is the pathogenic stage। तो एक हो गया सिस्ट जो इन्फेक्टिव स्टेज है, इन्फेक्शन लग चुका है, पैथोजेनिक बीमारी होने लगी है। पैथोजेनिक amoebasis, the disease caused by Entamoeba histolytica, occur due to invasive ability of trophozoite to penetrate and destroy इंटेस्टाइनल म्यूकोसा, यानी कि इंटेस्टाइनल म्यूकोसा को ये डैमेज करने लगता है। ठीक है। तो ये सारी चीज है। इसके अलावा ये कैसे डैमेज करता है, तो इसमें से कुछ एंजाइम का सिक्रीशन होता है ना, जिसकी वजह से एंजाइम जो निकलते हैं पैरासाइट से, वो टिश्यू के बैरियर को तोड़ते हैं, एपिथेलियल सेल को डैमेज करते हैं और होस्ट के इम्यून रिस्पॉन्स को भी गड़बड़ाते हैं। अल्सरेशन, हेमोरेज और इंफ्लामेटरी कंडीशन हो जाता है ना। इन्फ्लामेटरी कंडीशन होने की वजह से टेनसमस जैसी कंडीशन डेवलप करती है, जिसमें क्या होगा कि बार बार स्टूल पास होने का मन करेगा, चाहे वो स्टोमक एम्प्टी ही क्यों नहीं हो, क्योंकि वहां पे इन्फ्लामेशन हो गया। ठीक है। यहाँ पे कॉम्बिनेशन अमीबाइसिस और एड्स का दिया गया है, कुछ क्लिनिकल इंपॉर्टेंस है। एसिम्प्टोमेटिक अम्यूबेसिस कब होता है, जब इंटोमीबा हिस्टोलाइटिका एसिम्प्टोमेटिक कैरियर बना रहता है, उसमें कोई भी सिम्टम्स नहीं है, सिस्ट अभी स्टूल से पास हुआ, इंडिविजुअल सिस्ट एज सोर्स ऑफ इंफेक्शन टू अदर। ठीक है। जब इंटेस्टाइन में ये खतरा पैदा करेगा, जब इन्वेड करेगा लार्ज इंटेस्टाइन में, तब उस कंडीशन में क्या होता है कि सिम्टम्स डेवलप करते हैं। कॉमन सिम्टम क्या है, डायरिया, एब्डोमिनल पेन, है ना, टेनिसमस, म्यूकस एंड ब्लड इन स्टूल, स्टूल में खून भी आएगा और म्यूकस रहेगा, वीकनेस एंड फैटिक, थकावट और कमजोरी। अल्सरेशन कोलोन में कॉमन है, परफ्यूज ब्लीडिंग होती है ना। रिस्क ऑफ इंटेस्टाइनल परफोरेशन, इंटेस्टाइन में छिद्र होने का खतरा होता है, बहुत खतरनाक बात है भाई। अमेबिक डिसेंट्री, सीवियर फॉर्म ऑफ इंटेस्टाइनल
अमेबेसिस, फ्रीक्वेंट स्टूल, जल्दी जल्दी स्टूल होगा, सीवियर एब्डोमिनल क्रैम्प और फीवर भी मौजूद होते हैं। ठीक है। और पेशेंट की कंडीशन और ज्यादा पुअर होती है। एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल एमेबिसिस में क्या होगा, ये इंटेस्टाइन के अलावा दूसरे ऑर्गन में भी जा सकता है, जैसे कि लंग हुआ, ब्रेन हुआ, नहीं हमें ये लीवर हुआ। लेस कॉमनली इन्वॉल्व ऑफ कॉमन एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल मैनिफेस्टेशन, लीवर एब्सेस, राइट एब्डोमिनल पेन, फीवर और टेंडर हेपेटोमेगली। ठीक है। टेंडरनेस होगा जब लीवर साइज में बढ़ेगा, दबाने पर लीवर पे दर्द होगा, लेकिन लेस कॉमन है एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल ऑर्गन में, लेकिन हो सकता है, लेस कॉमन है, रेयरली होने का हो सकता है, यानी कि ज्यादा बढ़ने पे लंग्स तक चला जाएगा, ब्रेन और चमड़े तक भी प्रभाव पैदा करता है। अम्यूबिक एपेंडिसाइटिस के बारे में भी दिया हुआ है। अम्यूबिक ग्रेन्युलोमा भी दिया हुआ है। इसके कुछ क्लिनिकल फीचर हैं, कॉम्प्लिकेशन ऑफ इंटेस्टाइनल अम्यूबिसिस, ये सारी चीज दी गई है। फिर मैं लास्ट में यही बोलूंगा कि बुक में अभी बहुत कुछ है, खुद से पढ़िए, तब सारी चीज समझ में भी आएगी, इसलिए कि हर चीज एक्सप्लेन करना तो संभव नहीं है। ओके, थैंक यू।